better to be an atheist than to be a hypocrite. His life is an example of penance, sacrifice, selflessness, and single-pointedness. On 12th of January, the unforgettable youth icon, an inspiration then, now, and for ages to come, an epitome of spiritual renaissance, Swami Vivekananda was born, and in 1984, Government of India declared 12th of January Swami Vivekananda's birth anniversary as National Youth Day to honor his ideals and thoughts. Starting off this event, I would like to call our principal, Professor Shiv Kumar Sahadev ji, to come on the dais and address the audience. My dear colleagues and dear students, very warm good morning to all of you. Good morning. आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज का जो दिन है वो है राष्ट्रीय युवा दिवस, और हमारी कॉलेज की दिशा सोसाइटी है, उसने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है युवा सोसाइटी के साथ। दोनों का नेचर और दोनों का दिशा का भी और युवा का भी और मिलते जुलते हैं। जैसे आपको पता है कि हमने दिशा सोसाइटी यहाँ पर बनाई क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज के जो बच्चों का प्रोग्रेशन है बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे कॉलेज से कोई बच्चा अगर पास आउट होता है यहाँ तो वो हाई स्टडी में जाए या फिर उसके पास जॉब होनी चाहिए, और जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनकी थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा रहती है। जो ह्यूमैनिटी साइड के बच्चे हैं उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम रहती हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने सोसाइटी का गठन किया था कि बच्चे हमारे सिविल सर्विसेज में जाएँ। सभी तो IAS के बन सकते हैं, लेकिन उससे सेंट्रल सर्विसेज में जाएं और एलाइड सर्विसेज में जाएं ताकि एक अच्छी जॉब पाके एक अच्छा करियर बनाए वो। और जैसा आप सबको पता है कि शिवाजी कॉलेज हिंदुस्तान में अकेला ऐसा कॉलेज है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना हुआ है। हमारे यहाँ जो दलित बच्चे हैं 100 बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है सिविल सर्विसेज के लिए। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। बाकी हिंदुस्तान में 30 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी को बना देके सेंट्रल शिवाजी कॉलेज में दिया गया। तो आप अपने कैरियर को बनाइए। और जो आज का बोलने वाले हैं वो भी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। आपने IIT बॉम्बे से PhD किया है केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिस्ट्री के अंदर, पॉलीमर साइंस के अंदर। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में उन्होंने जॉब की, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर साइंटिस्ट रहे वो, उसको छोड़ के टीचिंग को अपनाया। ये बड़ी बात है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर में एक अलग तरह का कैरियर होता है और टीचिंग में एक अलग तरह का कैरियर होता है। उन्होंने जॉब को छोड़ के टीचिंग को अपनाया और लक्ष्य लिया कि युवाओं को प्रेरित करेंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। यो कोई भी जो देश होता है उसकी जो असली शक्ति होती है युवा शक्ति होती है। और ये जो आपका समय जो 3 साल कॉलेज में आप बिताते हैं वो बड़े लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहीं पर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। स्कूलों में फ्रीडम नहीं होता, वहाँ डिसिप्लिन में रहकर आप काम करते हैं। यहाँ पे कई चीज़ें आप खुद से डिसाइड करते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है, जिस तरह की सोसाइटी में आप काम करते हैं यहाँ पे बहुत चीज़ें एड ऑन करते हैं, आप सीखने का मौका मिलता है। तो ये 3 साल होते हैं और जिस तरह के विचार आचार आप अपने आसपास देखते हैं, जिस तरह के कार्य आप करते हैं, वही फिर आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर हम इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और आज हमारे साथ पवन कुमार जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना समय निकाला हमारे बच्चों के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरा फ़ायदा उठाएंगे। आप जो भी पूछना चाहें उनसे पूछ सकते हैं और वो आपको जो बोलना है बताएंगे। उसके बाद इंटरेक्टिव बनाइए सेक्शन को, जो भी आपकी जिज्ञासा हो, जो आपके प्रश्न हो, जो आपकी क्वेरी हो, आप सब उनसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच। माई बेस्ट विशेस फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम। थैंक यू। Thank you so much, sir. We are so honored and privileged to have you amongst us as team dignitaries. Now, I would like to invite Dr. Preeti ji to give us a brief introduction about Yuva. आदरणीय प्रिंसिपल सर, हमारे आज के स्पीकर पवन सर और हमारे युवा के कोऑर्डिनेटर और हमारे कन्वीनर दर्शन पांडे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे युवा का जो आज का कार्यक्रम है उसको ऑर्गेनाइज करवाने में हमारी इतनी सहायता की। युवा जो है वो मुख्य रूप से एक स्टूडेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 6 सालों से स्टूडेंट्स के बीच में काम कर रहा है। स्टूडेंट का ऑल ओवर ग्रोथ कैसे हो, चाहे वो सेवा में हो या उनका
कल्चरल इंटरेस्ट हो, एकेडमिक इंटरेस्ट हो, किस तरीके से हर एक जो कॉलेज का स्टूडेंट है वो अपना विकास कैसे कर सकता है, उन सभी चीज़ों को लेकर के युवा काम करती है। युवा की सभी कॉलेजेस में अब तक बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसमें जामिया है, JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है और मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, जहां पर युवा जितने भी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो अपना ना सिर्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं बल्कि इसके साथ जुड़कर एक राष्ट्रीय विचारधारा किस तरीके से युवाओं में पैदा की जा सकती है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी ओर कार्य कर रहा है। इसी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब बता चुके हैं, शिवाजी कॉलेज अपने आप में एक ऐसा यूनिक कॉलेज है जहां पर दिशा सोसाइटी के अंदर हम UPSC और IAS IPS की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेट करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं और साथ ही साथ जितने भी दलित बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए हमारे पास BR अम्बेडकर चेयर भी है, जिसमें हम लोग उनको UPSC की कोचिंग भी देते हैं। तो क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और कुछ ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं दिशा से और युवा से, आप सभी से अनुरोध है कि इसमें जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं ना सिर्फ युवा से जुड़े और दिशा से जुड़े बल्कि अपना योगदान भी दें राष्ट्र निर्माण में। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. That was indeed very informative. Now, I would like to invite our honorable speaker to speak about today's topic, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका और स्वामी विवेकानंद जी के विचार। Please give him a huge round of applause. आदरणीय प्राचार्य महोदय, दिशा सोसाइटी के कन्वीनर डॉक्टर दर्शन पांडे, इस जोन के युवा के कन्वीनर डॉक्टर भरत रत्नो जी और प्रीति मैडम, साथ में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स, आज हम सभी युवा दिवस के नाते, जिसे स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के नाते मनाया जाता है, इस हेतु यहाँ एकत्र हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को इस युवा दिवस की शुभकामनाएं। और मुझे यह देखकर हर्ष हो रहा है कि इस ऑडिटोरियम की सभी सीट फुल है। तो आज के युवा इस नाते इतना जागरूक है कि वो स्वामी विवेकानंद जी को और उनके दिए हुए विचारों को समझना सुनना चाहते हैं। जब यूथ यूनाइटेड फॉर विजन एंड एक्शन शुरू किया गया तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके केंद्र में, उसके सेंटर में स्वामी विवेकानंद जी के विचार भी रहे होंगे। और आज के दिन जब हम युवा और दिशा सोसाइटी के साथ इस युवा के कार्यक्रम में युवा दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए उसके आयोजन में एकत्र हुए हैं, तो कुछ बातों पर हमें विचार करना चाहिए। किसी भी आयोजन में जाने का उद्देश्य क्या होता है? हम किसी की जन्मतिथि अगर उसको सेलिब्रेट करते हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? मेरी दृष्टि में इसके 3 प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए। पहली बात, उस महापुरुष का समाज जीवन में या देश के लिए प्रत्यक्ष योगदान क्या रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें एक श्रद्धांजलि अर्पित करना। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे क्या बड़े निर्णय लिए, कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ विषम परिस्थितियां रही होंगी और उन विषम परिस्थितियों में उन्होंने जो निर्णय लिया, उस निर्णय ने उन्हें महापुरुष बनाया। तो उन परिस्थितियों में लिए हुए निर्णयों से कुछ सीखना, आज के अपने प्रत्यक्ष जीवन में हम उससे क्या सीख सकते हैं, और जब मेरे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो मैं क्या निर्णय लूं, उस दुविधा से निकलने के लिए मुझे क्या वहां से रास्ता मिल सकता है। और तीसरी बात जो आज के विषय से भी संबंधित है,
कि किसी भी महापुरुष ने अपने कालखंड में कुछ विचार दिए, इस देश, इस समाज को दिशा देने के लिए कुछ बातें कही, उन बातों का आज के समय में कितना महत्व है और हम उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं। अगर इन तीनों दृष्टि से हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का विश्लेषण करें, उनको समझने का प्रयास करें, तो एक सामान्य समझ है, अगर हम पहले चर्चा करते हैं कि उनका समाज और देश में बड़ा योगदान क्या था, तो दो मुख्य बातें उनके बारे में ध्यान आती हैं। किसी सामान्य व्यक्ति से भी पूछा जाए स्वामी विवेकानंद को हम क्यों याद करते हैं, तो पहला कारण ध्यान में आता है कि उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो 1893 में, उस विश्व धर्म सम्मेलन में जो वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य के कारण हम उनको याद करते हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण योगदान कहा जाता है वह है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, उसके माध्यम से समाज के बीच में सेवा कार्य। अब इन दोनों योगदान को थोड़ा विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं। जो पहली बात है कि उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में एक वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य के कारण आज लगभग 160 वर्षों के उनके जीवन के बाद, उनके जन्म के बाद भी हम उस बात को ध्यान करके उसके बारे में आज विचार कर रहे हैं, तो वह वक्तव्य क्या था और इतना महत्वपूर्ण क्यों था। इस बात को समझने के लिए हमें पहले भारत की कल्पना को समझना होगा। क्यों उस समय उनके द्वारा कही गई बात उस समय के समाज के लिए और विशेष रूप से अमेरिका में रहने वाले अमेरिकी वासियों के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गई। तो जब किसी देश की हम कल्पना करते हैं, किसी राष्ट्र की कल्पना करते हैं, तो किसी राष्ट्र की पहचान क्या है? वह तीन मुख्य बातों से होती है। एक है उस राष्ट्र का दर्शन क्या है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उस राष्ट्र की सभ्यता क्या है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि उस राष्ट्र की संस्कृति क्या है और व्यक्तियों के अंदर संस्कार कैसा है। अब ये बड़े जटिल शब्द हैं, दर्शन, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार। जरा इसको सहज शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। आज भी हम अन्न का उत्पादन करते हैं। अन्न को लेकर के अपने समाज में क्या विचार है, क्या कल्पना है, क्या दर्शन है? तो हमारे परिवारों में कहा जाता है अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यह हमारे समाज का दर्शन है। अन्न उतना ही लो जितना आपके लिए उपयोगी है, अधिक न खाना, यह हमारे समाज का दर्शन है। यही नहीं तो अगर मैं भोजन कर रहा हूं, अपने यहां कथाओं में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं, आज किसी गरीब व्यक्ति को 3 दिन के बाद रोटी मिली और उसके सामने कोई दूसरा व्यक्ति उससे रोटी मांगने आ जाता है, तो वह गरीब व्यक्ति अपनी पूरी रोटी उठा करके उसे दे देता है। खुद कितने भी कष्ट में हो, दूसरे की सहायता के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देना। राजा शिवी का उदाहरण आता है कि एक बहेलिया ने, जो कबूतरों का शिकार करता था, उसने कबूतर पाल रखे थे, उसके पिंजरे से कुछ कबूतर उड़ जाते हैं। एक कबूतर उड़ता हुआ राजा की गोद में जाकर के बैठ जाता है। अगर हम में से कुछ लोगों ने इस कहानी को पढ़ा होगा, बहुत ही मार्मिक विवरण है कि वह बहेलिया, वह शिकारी राजा के पास जाता है कि इस कबूतर को मुझे दो, मैं इसे आज मार करके खाने वाला हूं, मैंने इसका शिकार किया, इस पर मेरा अधिकार है। राजा कहता है नहीं, यह मेरी शरण में आया है और मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता, मैं इसके प्राण की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। तो शिकारी कहता है कि आप ठीक है, आप इसे रख सकते हैं, इसके वजन के बराबर मुझे मांस दे दीजिए जिसे मैं पका कर खाऊंगा, तो आप इसे रख सकते हैं।
राजा तुरंत तत्पर हो जाते हैं, ठीक है, इसके वजन के बराबर मैं आपको मांस का टुकड़ा दूंगा। तराजू पर एक तरफ कबूतर होता है, मांस का टुकड़ा कहां से आया? जो राजा दूसरे पक्षी को नहीं मार सकता वह किसी पशु का वध करके मांस का टुकड़ा तो नहीं देगा। वृत्तांत आता है कि वो पहले अपनी जंघाओं से काट करके मांस का टुकड़ा उस तराजू पे रखते हैं। वह उनके लिए परीक्षा का समय था, तब भी कबूतर का पलड़ा भारी होता है। बाद में अपनी भुजाओं, अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से मांस का टुकड़ा रखते हैं, तब भी उसका पलड़ा भारी नहीं होता, तो अपना पैर काट करके रख देते हैं। ऐसा देश जहां पर त्याग की ऐसी परंपरा रही हो, यह हमारा दर्शन है। अन्न को लेकर के यह हमारा दर्शन है। दूसरों की रक्षा करनी है, दूसरों के लिए स्वयं का त्याग कर देना है, यह हमारा दर्शन है। सभ्यता क्या है? अन्न उपजाने की अलग अलग तकनीक। कभी हो सकता है कि हमारे अन्न का उत्पादन 100 टन में होता हो, कभी केवल जैविक खाद को होकर के लेकर के होता था, कभी रासायनिक खाद को लेकर के होता है। कभी 100 लोगों के लिए अन्न उपजाते थे, कभी हम 1 करोड़ लोग के लिए अन्न उपजा रहे हैं, कहीं 1 अरब लोगों के लिए अन्न उपजा रहे हैं। हम उसके लिए किस व्यवस्था का, किस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, यह सभ्यता है। और जो दर्शन कहा, उस दर्शन को व्यवहार में लाना ही उसकी संस्कृति है। तो भारत की संस्कृति क्या है, भारत का दर्शन क्या है, इसी विषय को लेकर के स्वामी विवेकानंद उस विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। उस विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन, उपलक्ष्य क्या था? तो 400 वर्ष कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज के पूरे हो रहे थे। उसके 400वीं वर्ष की वर्षगांठ पर उस विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, और उसका एक परोक्ष हेतु भी था। उस समय यूरोप पूरे विश्व में यह स्थापित करना चाहता था कि अपना विचार, हमारी सभ्यता यह श्रेष्ठ है, बाकी सभी नगण्य हैं, क्षुद्र हैं, तुच्छ हैं। भारत के प्रति क्या कल्पना थी वहां अमेरिकी वासियों के बीच में कि यह अत्यंत पददलित, भूखा, नंगा, ऐसे लोगों का देश है। ऐसी स्थिति में स्वामी विवेकानंद वहां जाते हैं, और इस बात को मैं पुनर्रेखांकित करूंगा कि कैसे नैरेटिव बनाए जाते हैं। भारत क्या था? हम बार बार कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, वास्तव में भारत क्या था? अगर हम मेटलर्जी की बात करें तो हमारे यहाँ मेटल्स के मिश्रण से नए नए प्रकार के मिश्रित धातु कैसे तैयार किए जाते हैं, इसकी एडवांस टेक्निक थी। आप में से जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होंगे, एंगस मेडिसन ने 2000 वर्ष के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे किया और एक पुस्तक निकाली। उसमें 1800वीं ईस्वी तक भारत पूरे विश्व की जीडीपी का 30 से 40% तक का कंट्रीब्यूट करता था, अंग्रेजों के आने से पहले तक। तो हम विश्व में लीड कर रहे थे अंग्रेजों के आने से पहले तक। साहित्य में भारत का साहित्य सबसे आगे था। विज्ञान में, चाहे वह अर्थशास्त्र हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, इन सब में हमारे पास सिद्धांत थे। फिर भी भारत के किस प्रकार का चित्रण यूरोप और अमेरिकी देशों में किया गया? उन परिस्थितियों में जब स्वामी विवेकानंद वहां जाते हैं और अपना वह वक्तव्य देखते हैं, तो उन्होंने जिस दर्शन को वहां रखा, उस दर्शन के कारण उनके उस वक्तव्य को जाना जाता है। तो भारत का दर्शन, चूंकि वह विश्व धर्म सम्मेलन था, तो भारत का दर्शन क्या है? एकः सत् विप्राह बहुधा वदन्ति, अर्थात एक ही सत्य है, उसे अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। ईशावास्य इदं सर्वम, प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास है, यह भारत का दर्शन है। और जब पूरे विश्व में कहीं कल्पना नहीं थी कल्याण की, विश्व कल्याण की, तो भारत से कहा गया वसुधैव कुटुंबकम,
भारत से कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूरे विश्व से जहां पारसियों को भगा दिया गया, यहूदियों को भगा दिया गया, उन्हें कहीं शरण नहीं मिली, तो अंत में उनको कहां आना पड़ा? भारत आना पड़ा। तो उनके वक्तव्य का महत्व इन आधार पर है। जो भारत का परिदृश्य एक नैरेटिव बिल्डअप करके, विशेष रूप से उस समय की जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उनके द्वारा ऐसा मैसेज, ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था। उन परिस्थितियों में उन्होंने वह वक्तव्य दिया और वास्तव में मेरा मानना है कि वो अपने ऋषि मुनियों का तेज रहा होगा। अभी जो छात्रा यहां से एंकरिंग कर रही थी, उन्होंने कहा कि जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने अपने मंच से मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, केवल इस एक वाक्य का प्रयोग किया। कल्पना कीजिए कैसी सभा होगी, 7,000 लोग बैठे हुए हैं, पूरे विश्व से एक प्रकांड विद्वान वहां हैं, और उन सब के बीच में विवेकानंद को सुनने के लिए वो पूरी भीड़ रुकी हुई थी। और उस भीड़ ने जब केवल इस एक वाक्य के लिए 2 मिनट तक खड़े होकर के तालियां बजाई, उस एक वाक्य का आवेग कितना रहा होगा। तो वह अपने ऋषियों, मुनियों और महापुरुषों का त्याग था जो उस एक वाक्य में परिलक्षित हो रहा था। वह पूरा भारत का दर्शन उस एक वाक्य में वहां दिख गया। वो जो वसुधैव कुटुंबकम और अपने दर्शन की हमने बात की, वो सारा कुछ उस एक वाक्य में समाहित था। उसके कारण उस एक वाक्य के लिए 2 मिनट तक प्रत्येक श्रोता खड़े होकर के उन्होंने स्वामी विवेकानंद का अभिवादन किया। तो इसलिए विश्व धर्म सम्मेलन में उनका दिया हुआ वक्तव्य हमारे लिए अनुकरणीय है, हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। हम सब ने सुना कोलंबस अमेरिका कैसे गया। वह भारत की खोज करने निकला था और भटक करके कहां चला गया? अमेरिका। अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। बड़ा सहज उत्तर है, इसी को बोलते हैं नैरेटिव। जब विश्व क्या कपड़े पहनने यह नहीं जानता था, उस समय भारत के पास तकनीकी थी कि हम कैसे उन्नत धातु बना सकते हैं, कैसे लाखों टन ऊंचे पत्थरों से बड़े बड़े मंदिर बना सकते हैं। और उस भारत के व्यापारी, अभी मैंने बताया एंगस मेडिसन, जो ईसा से पूर्व के इतिहास को जान ही नहीं पाया, वहां से उन्होंने बताया कि 50 से 30% की जीडीपी पूरे विश्व की, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन था। जब वास्को डी गामा भारत आया, वह रास्ता भटक गया था, उसे गुजरात के व्यापारी जो यूरोप के, पुर्तगाल के बड़े बड़े जहाज थे, उससे 10 गुना बड़ी जहाज पे व्यापारी व्यापार करने जाते थे। उनके सैन्य जहाजों से बड़े 10 गुना जहाज उन व्यापारियों के पास थे। उन व्यापारियों ने उसको गाइड करके भारत कैसे आना है अपने साथ लेकर के आए। उस वास्को डी गामा को हम आज भारत के विद्यार्थी यह पढ़ते हैं कि उसने भारत की खोज की। इसे कहते हैं नैरेटिव बनाना। तो विद्यार्थी होने के नाते अपने मन में यह स्पष्टता होनी चाहिए और अपने देश के विषय में गर्व का अनुभव हो, इसलिए उसकी बारीक जानकारी होनी चाहिए। जो दूसरा महत्वपूर्ण योगदान स्वामी विवेकानंद जी का हम बार बार कहते हैं, वह रामकृष्ण मिशन के कारण है। अपने प्रारंभिक जीवन में उनके पिताजी विश्वनाथ दत्त संपन्न परिवार से थे, बैरिस्टर थे। माता भुवनेश्वरी देवी एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और प्रारंभिक जीवन बड़ी सहजता से गुजरा। 10 भाई बहन, शुरू में रोग के कारण उनके 3 भाई बहनों की मृत्यु हुई, लेकिन अकस्मात ही
1862 में उनके जन्म के 1862 में उनके जन्म के लगभग 21 वर्ष बाद 84 में उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। युवावस्था, परिवार विकट स्थितियों से गुजरने लगता है, आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है और बाकी जो सगे संबंधी हैं वह जो पारिवारिक संपत्तियां थी उस पर कब्जा करना प्रारंभ करते हैं। कई छोटे भाई बहन, माँ, उन सब का दबाव। इन सब के बीच में 1881 में उनका संपर्क रामकृष्ण परमहंस से होता है। वह अच्छे गायक थे, गीत अच्छा बोलते थे, इसलिए प्रायः कहीं भी कोई कार्यक्रम होता था तो लोग उनको बुला लिया करते थे। ऐसे ही सुरेंद्रनाथ दत्त, उनके पारिवारिक संबंध ऐसे मित्र के परिवार में आनंदोत्सव में उनको बुलाया गया था। तो स्वामी विवेकानंद के गीत से रामकृष्ण परमहंस बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने दक्षिणेश्वर में अपने पास आने का आग्रह किया। वहां से यह गुरु शिष्य का संबंध प्रारंभ होता है। हम सब युवा हैं, हम सब विद्यार्थी हैं और जैसा हर स्तर पर प्रश्न अपने मन में आता है वैसा ही प्रश्न उनके मन में भी था। ब्रह्म समाज या समाज सुधार के ऐसे अनेकों उस समय प्रयास चल रहे थे और हर जगह उनका एक ही प्रश्न होता था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। इसी प्रश्न को लेकर के वो रामकृष्ण परमहंस के पास भी जाते हैं और रामकृष्ण परमहंस से सीधा प्रश्न करते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। और रामकृष्ण परमहंस का उतना ही सहज उत्तर होता है कि हाँ, मैंने ईश्वर को वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख सकता हूं। उनके इस विश्वास के आधार पे ही उनका कन्विक्शन, ईश्वर पर विश्वास बढ़ता है। पिताजी के मृत्यु के बाद एक वृत्तांत आता है कि पारिवारिक स्थितियां खराब होने लगती हैं। वह अत्यंत व्यथित होकर के रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आपकी काली माँ, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस काली माँ के उपासक थे, वह सब कुछ दे सकती हैं, तो क्या वह मेरे परिवार को वह सुख प्रदान नहीं कर सकती, मेरे भाई बहन सुविधापूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें, आप ऐसा मांग नहीं सकते। रामकृष्ण परमहंस ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, जाओ तुम खुद मांग कर देख लो। स्वामी विवेकानंद खुद अपने पत्रों में लिखते हैं, मैंने 3 बार प्रयास किया। मैं मंदिर में मूर्ति के सामने जाता था, ध्यान लगाता था। बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण तुरंत उनका मन ध्यान में लग जाता था और घंटों ध्यान में रहते थे। और लंबे ध्यान के बाद भी जब ऐसा मौका आता था जब मुझे लगता था कि मां से मैं कुछ मांगू, मेरे मांगने की स्थिति नहीं बनती थी। इन सब अनुभवों के बाद उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना। 85-84 में फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्वास्थ्य के खराब होने के बाद परिवार छोड़कर वह आश्रम में आ जाते हैं और 85 में उनका देहांत हो जाता है। यहां एक महत्वपूर्ण निर्णय वो लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस का स्पष्ट निर्देश था, सन्यासी जीवन का अर्थ केवल व्यक्तिगत सिद्धि नहीं है, तुम्हें समाज के बीच में जाकर काम करना है। यह बात, यह सारा वृत्तांत तो मैंने जो कहा उसके पीछे एक उद्देश्य है। चाहे वह सन्यासी हो या चाहे हम विद्यार्थी हो, हम सबका उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत चेतना, व्यक्तिगत क्षमता का विकास करना। एक सन्यासी साधना करके व्यक्तिगत चेतना का विकास करता है, हम विद्यार्थी हैं, व्यक्तिगत ज्ञान, व्यक्तिगत क्षमता, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि अगर इस पूरे समाज में एक भी पिछड़ा, भूखा, नंगा है तो उसका पूरा दायित्व, उसकी पूरी जिम्मेदारी हम सभी पढ़े लिखे हुए लोगों के ऊपर है।
हमने जो भी चेतना, जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, उसका उद्देश्य व्यक्तिगत उन्नति ना होकर के इस समाज की उन्नति होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। पूरे देश का भ्रमण करते हैं। मैंने कहा कि महापुरुषों के जीवन से कहीं ना कहीं हमें कुछ सीखना चाहिए। अनुभव कीजिए, परिवार की क्या स्थिति थी। पिता नहीं थे, मां अपने मायके में है, छोटे भाई बहन हैं, उनकी शिक्षा, परिवार का दायित्व, उस सब के बीच में गुरु का दिया हुआ आदेश कि तुम्हें समाज के बीच में सेवा करनी है। देश का भ्रमण करते हैं, एक स्थिति आती है कि उन्हें निर्णय लेना है कि अब मैं आगे क्या करूं। मन में कितना उद्वेग रहा होगा। कन्याकुमारी का नाम हम सबने सुना है। कन्याकुमारी के तट पर पहुंचते हैं। उस उद्वेग, इस संदेह का कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी स्थिति में वह समुद्र तैर कर उससे कुछ दूरी पर एक शिला है, कुछ 100 मीटर पर उस शिला को तैर करके वहां जाते हैं। उस शिला पर ध्यान लगाते हैं। 2 दिन वहां रहने के बाद उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि नहीं, अब मुझे सारा मोह त्याग करके इस समाज के लिए काम करना है। वापस आते हैं, लोगों के बीच में जागरूक कैसे करना, इस जो विषम परिस्थितियां समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग, गरीबी, अशिक्षा, इन सब बातों को दूर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए संपन्न वर्ग और सभी प्रकार के वर्गों का सहयोग लेते हुए कैसे काम करना है, इसके लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया और लोगों के अंदर जागरण करने का प्रयास शुरू किया। इन सब के बीच में उनके कुछ अनुयायियों के द्वारा उनको बताया जाता है कि यह विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला है और वास्तव में वह एक ऐसा मंच हो सकता है। उस समय क्षेत्रीय के राजा, उन्होंने विशेष प्रेरणा से, उनसे विशेष स्नेह था विवेकानंद का, और आग्रह किया कि आपको इस धर्म सम्मेलन में जरूर जाना चाहिए। अपनी तरफ से और कुछ मद्रास के युवकों के द्वारा एकत्रित हुए पैसों को लेकर के वह एक शिप से यात्रा प्रारंभ करते हैं। कोलंबो, सिंगापुर, चाइना, जापान ऐसे होते हुए वो शिकागो पहुंचते हैं। कल्पना कीजिए, 29-30 वर्ष का वह युवक उस आयु में एक नए देश में, जहां उसका कोई परिचित नहीं है, वहां पहुंचता है अगस्त में, और पहुंचते ही पता चलता है कि विश्व धर्म सम्मेलन की तिथियां बदल गई हैं, अब यह सितंबर में होगा। और अपने पास पैसे कितने, तो केवल 160 पाउंड, जिससे इतने दिन बिताए नहीं जा सकते। और उस धरती पर उनको जानने वाला कौन, तो कोई भी परिचित नहीं है। अपने पास पहनने के वह सन्यासी वेश के कुछ कपड़े और रोजाना उपयोग के कुछ सामान। शिकागो में उनका कोई परिचित नहीं था। एक बात उनको और पता चली कि इस धर्म सम्मेलन में यदि आप किसी सर्टिफाइड एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं तो आप भाग भी नहीं ले सकते। तो उस सभा में प्रतिनिधि में कोई परिचित भी नहीं और उनका कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं था। आप कल्पना कीजिए, एक युवा के नाते हम उस परिस्थिति में होंगे तो हम कैसा निर्णय लेंगे। लेकिन दृढ़ता के साथ उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, कुछ भी हो, मैं विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर के ही वापस जाऊंगा। तो पैसे कम खर्च हो, लोगों से सलाह करके वो वहां से बोस्टन जाते हैं। संयोग की बात है कि बोस्टन जिस रेल से यात्रा कर रहे हैं, उसी रेल के डिब्बे में कैट सैनबर्ग एक महिला उनको मिलती है जो बोस्टन जा रही है, और उस बातचीत में ही वो उनसे प्रभावित होती है और उनसे कहती है कि आप मेरे यहाँ रुक सकते हैं। वहीं बोस्टन में उनका परिचय प्रोफेसर राइट, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ग्रीक विषय के प्रोफेसर थे, उनसे होता है।
और उनकी इस परिचर्चा के बाद प्रोफेसर राइट को यह विश्वास होता है कि विश्व धर्म सम्मेलन में अगर स्वामी विवेकानंद ने वक्तव्य नहीं दिया तो विश्व धर्म सम्मेलन का उपयोग नहीं रहेगा। वो अपने मित्रों से बात करते हैं, लगातार बोस्टन में कई प्रकार के परिचर्चाओं के बाद वो वापस शिकागो जाते हैं। शिकागो में 14 सितंबर को उनका भाषण था। उससे पहले कुछ छोटे मोटे वक्तव्य उन्होंने दिए। उससे वहां के लोगों के बीच में एक विश्वास बनता है कि भारत का आया हुआ कोई सन्यासी भारत के वेदांत के बारे में कुछ बातें कह रहा है जिसे जरूर सुनना चाहिए। और जब 14 सितंबर का भाषण होता है तो केवल स्वामी विवेकानंद को सुनने के लिए उस सम्मेलन की एक परंपरा थी कि जो अच्छे वक्ता थे उनको अंत तक रोका जाता था। तो स्वामी विवेकानंद को अंत तक रोका गया कि उनका वक्तव्य अंत में रखा जाएगा। बाकी सभी वक्ताओं की तुलना में सबने कुछ तैयारी की थी कि मैं यह बातें बोलूंगा। विवेकानंद बिल्कुल भी तैयारी करके नहीं गए थे। उनके मन में एक बड़ा आवेग था, संशय की स्थिति थी कि मैं कैसे बोलूं, मैंने कभी इतनी बड़ी गैदरिंग को बोला ही नहीं है, कोई वक्तव्य नहीं दिया। लेकिन जब वह अपना वह संक्षिप्त भाषण, जो विषय मैंने कहा, भारत के उस दर्शन को वहां रखते हैं, उसके बाद दूसरे दिन जितने समाचार पत्र थे उनकी हेडलाइन होती है, इस विश्व धर्म सम्मेलन में जिसे आपको सुनना चाहिए, ऐसा वक्ता भारत से आया हुआ यह सन्यासी है, जिसके तेजस्वी शब्द, जिसके वक्तव्य, जिसका व्यक्तित्व प्रत्येक अमेरिकी वासियों को सुनना और देखना और समझना चाहिए। यही नहीं तो वहां का हेराल्ड न्यूज़पेपर लिखता है कि भारत जैसे, विवेकानंद को सुनने के बाद भारत जैसे सांस्कृतिक और दार्शनिक देश में क्रिश्चियन मिशनरीज को शिक्षा के लिए भेजना, उससे बड़ी मूर्खता और कोई हो ही नहीं सकती है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद कुछ समय अमेरिका में व्यतीत करते हैं और फिर यूरोप जाते हैं। वह एक ऐसा कालखंड था जब उनके इस यात्रा के कारण पूरे पश्चिम में भारत की कल्पना बदल जाती है। तो जो बातें मैंने ध्यान कराई कि हम किसी व्यक्ति के जन्म दिवस का अगर हम आयोजन कर रहे हैं तो उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने अपने जीवन में जो लिए, विषम परिस्थितियों में, उन्हें हमें समझना होगा। और जो अंतिम बात कि उनके द्वारा बताए गए विचार आज कैसे महत्वपूर्ण है, उनकी उपयोगिता आज कैसे है। तो उन्होंने कहा था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन प्रेजेंट इन मैन। अपने प्रधानाचार्य महोदय, उनके कमरे में भी यह कोटेशन लगी हुई है। हम पढ़ते हैं, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इन सब के मूल में एक ही बात है, हमें केवल पढ़ना नहीं है बल्कि जो व्यक्तित्व हम सबके अंदर है हमें उसे ही गढ़ना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अपने जीवन में जो उन्होंने रेखांकित की कि वास्तव में इस समाज को बदलना है, इसकी जो कुरीतियां कालांतर में उत्पन्न हुई उसे दूर करना है। तो उसका एकमात्र माध्यम, जब तक हम अपने देश, अपने समाज के लिए गौरवान्वित नहीं होंगे, उसको दोषारोपित करेंगे, तो इस स्थिति को हम बदल नहीं सकते। तो पहला काम, उसके दोषारोपण को बंद कीजिए। जो अच्छी बातें हैं उसका चयन करके उन बातों को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है। मैं केवल दो घटना, कैसे आज के समय में यह महत्वपूर्ण है, उनकी बातों को करना, और कैंपस में विशेष रूप से उनकी चर्चा जो अपने पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, न होने के कारण क्या लैग करता है, दो घटनाओं के बारे के माध्यम से बताऊंगा।
हम में से कोई रसायन विज्ञान के विद्यार्थी हैं? नहीं है। एक प्रोफेसर पीसी रे, जो स्वामी विवेकानंद के समकालीन हुए, 1881 में उनका जन्म हुआ और उन्हें फादर ऑफ केमिकल साइंसेस, भारत के लिए फादर ऑफ केमिकल साइंसेस कहा जाता है। उन्होंने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की और पूरे जीवन एक सन्यासी के नाते प्राध्यापक रहे। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, अपनी सारी सैलरी को विश्वविद्यालय को दे देते थे। उनसे जब एक यूरोपीय वैज्ञानिक, यूरोपीय साइंटिस्ट ने प्रश्न किया कि भारत का विज्ञान में क्या योगदान है, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है द हिंदू केमिस्ट्री। मतलब 1800 ईस्वी में अपने देश का सबसे उन्नत वैज्ञानिक, उसके अंदर यह विश्वास था कि भारत में विज्ञान है और हम विज्ञान में अग्रणी रहे हैं। मैं 2009 की एक बात आपको ध्यान कराता हूं। केमिस्ट्री के नोबेल लॉरिएट वी रामकृष्णन, 2009 में वो बायोफिजिसिस्ट है, उनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। बड़ौदा विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की थी। जब बड़ौदा विश्वविद्यालय ने अपनी डायरी निकाली, संभवतः 2011 और 12 की बात है, उस डायरी में उन्होंने सुश्रुत को, पतंजलि को, वराहमिहिर को, आर्यभट्ट को और कणाद को एज अ साइंटिस्ट पोर्ट्रे किया। तो वी रामकृष्णन ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेटर लिखा कि आप अपने विद्यार्थियों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं 2 शताब्दियों के बीच के अंतर को रेखांकित कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। 18वीं शताब्दी का अपना अग्रणी वैज्ञानिक इस बात पर विश्वास करता है कि भारत का विज्ञान कभी न कभी उन्नत था और उसमें कुछ न कुछ अच्छी बातें हैं। लेकिन 2009 में अपने देश का अग्रणी वैज्ञानिक जब यह बात कहता है कि कणाद, सुश्रुत जिन्होंने सर्जरी शुरू की, पतंजलि जिन्होंने योग विज्ञान दिया, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जो अपने समय में अग्रणी ऋषि रहे, वैज्ञानिक रहे, वह वैज्ञानिक बोल करके आप अपने आने वाली पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं। एक पैराडाइम शिफ्ट है। इसका दोषी कौन है? वह विश्वास जो उस समय के युवाओं के अंदर अपने देश के लिए था, वह विश्वास आज नहीं है। इसका दोषी कौन है? तो इसका दोषी कोई और नहीं, अपनी शिक्षा पद्धति है। जब मैकाले के सिद्धांत को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, अरस्तु की फिलॉसफी को आज हम अपने पाठ्य पुस्तकों में जगह दे सकते हैं, तो सुश्रुत के द्वारा की गई सर्जरी को हम अपने पुस्तकों में क्यों नहीं जगह दे सकते? कणाद के द्वारा दिए गए डाल्टन के सिद्धांत को अगर हम मान सकते हैं, तो कणाद के द्वारा दिए गए एटम के सिद्धांत को हम क्यों नहीं अपने पाठ्य पुस्तकों में रख सकते हैं? यह प्रश्न है आज की शिक्षा पद्धति पर। और इसके लिए जितना मैं, बाकी प्राध्यापक जिम्मेदार हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ अंशों में हम विद्यार्थी भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ही आगे आने वाली पीढ़ी हैं। एक दूसरा उदाहरण दूंगा आज की शिक्षा पद्धति के ऊपर। 2013-14 की बात है। कर्नल राय राष्ट्रीय राइफल्स में मेजर थे और कश्मीर में वो बहुत रिफॉर्म का काम कर रहे थे। वहां के रहने वाले स्थानीय लोगों को कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य की आवश्यकता होती थी। ऐसा वृत्तांत आता है, एक गर्भवती महिला को मेडिकल इमरजेंसी हुई, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर से उन्होंने उसे सहायता प्रदान की। एक आतंकवादी के आने की सूचना पर वह घर को घेरते हैं और अनफॉर्चुनेटली उस बीच में आतंकवादी के द्वारा फायरिंग में वो मारे जाते हैं। उनकी बेटी, 13 वर्ष की वह बेटी, जब कर्नल राय की चिता के सामने पहुंचती है, तो वह गोरखा राइफल्स के थे। गोरखा राइफल्स का अपना एक वार क्राई, हर रेजिमेंट का अपना वार क्राई होता है। उसका वार क्राई था, जय मां काली आयो गोरखाली। आप कल्पना कीजिए, 13 वर्ष की वह लड़की अपने पिता की चिता के सामने जाकर के वार क्राई बोलती है, जय मां काली
आयो गोरखाली, उसके अंदर देशभक्ति की कितनी अटूट भावना है। एक दूसरा पहलू, उसी समय अपने दिल्ली विश्वविद्यालय की रामजस कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा जिसके पिता कारगिल में शहीद हुए थे, वह बोलती है कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, मेरे पिता को युद्ध ने मारा है। हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी व्यवस्था, एक ऐसा इकोसिस्टम कैसे हमें बदल रहा है, इसके बारे में हमें विचार करना होगा। मैं इस प्रश्न को आपके बीच में छोड़ते हुए, इसका हल क्या है, इसे आपके बीच में छोड़ते हुए आज के विषय को समाप्त। Thank you so much, sir. That was indeed very informative. Now, if you guys would like to ask some questions, you may ask, but please remember there will be no room for arguments. Each one of you can ask only one question. So, if any of you want to ask any question,